गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास 9 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति इस विषय पर जो है आपके साथ अध्याय परीक्षा के ऊपर समझाया जाएगा और इसके अभ्यास के क्वेश्चन समझाए जाएंगे। ध्यान दीजिए, 18वीं सदी में रूसी समाज के वर्ग यानी 18वीं सदी के अंदर रूस के अंदर समाज के कौन कौन से वर्ग थे। रूढ़िवादी वर्ग, उदारवादी वर्ग, रेडिकल वर्ग, ये तीन वर्ग जो है 18वीं शताब्दी के अंदर रूस के अंदर थे। उदारवादी, इनको जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। यह एक ऐसा वर्ग था जो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देने की बात करता था। जो उदारवादी वर्ग था वो एक ऐसा वर्ग था सभी धर्मों को जो है बराबर का सम्मान देना चाहता था, किसी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं चाहता था। रेडिकल समूह, यह समूह ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। और जो रेडिकल वर्ग था वो जो है ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के यानी कि जो देश की ज्यादा आबादी है उसके समर्थन में थे। यानी देश की ज्यादा आबादी जो चाहती है वैसी ही सरकार होनी चाहिए। अब तीसरा आपका रूढ़िवादी, यह समूह चर्च की सत्ता और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों का समर्थन करता था। जो रूढ़िवादी थे वे जो है जो चर्च है उसकी सत्ता और जो अमीर वर्ग है उसके विशेषाधिकारों का समर्थन करते थे, यानी कि उनको विशेषाधिकार मिलने चाहिए और चर्च की सत्ता स्थापित होनी चाहिए। इसके बाद आपका है पूंजीवादी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का प्रभुत्व होता है। तो इसके अंदर जो है उत्पादन के साधन है उनके ऊपर जो है पर्सनल व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इसमें सरकार का इंटरफेयर बहुत ही कम होता है। समाजवाद, ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होता है। तो समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार नहीं होता बल्कि पूरे समाज का अधिकार होता है। लाभ हानि का जो उत्तरदायित्व है, जो बेनिफिट होता है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होता है। जार निकोलस द्वितीय रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट था। तो जार निकोलस द्वितीय जो है रूस की जब क्रांति हुई थी उस समय जो है रूस का सम्राट था। यह एक निरंकुश शासक था, वह एक तानाशाही शासक था, मनमानी करने वाला शासक था। बोल्शेविक, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर दल के अंतर्गत बहुसंख्यक समूह को बोल्शेविक कहा जाता है। तो यह जो है रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर दल यानी कि इसके अंदर जो है ज्यादा मजदूरों की संख्या थी, ऐसे इस दल को जो है बोल्शेविक का नाम दिया गया। इस समूह का जो नेता था वो लेनिन था, यानी इस समूह के अंदर मजदूरों की ज्यादा जनसंख्या थी। मेंशेविक, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी में अल्प मत वाले को मेंशेविक कहा जाता है, यानी कि जो रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी में जिनकी जनसंख्या कम थी, मजदूर लोगों की जिनकी जनसंख्या कम थी, उसे जो है मेंशेविक का नाम दिया गया है। और इस समूह का नेता जो है क्रेन्स्की था। सोवियत, रूसी मजदूरों के प्रतिनिधियों की परिषद, यानी रूसी जो मजदूर थे उनके जो प्रतिनिधियों की जो परिषद थी उसे जो है आपका नाम जो है सोवियत का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम इसका गठन जो है 1905 ईस्वी की क्रांति के समय हुआ। तो सबसे पहली बार जो है जो सोवियत का गठन जो 1905 ईस्वी के अंदर हुआ था ड्यूमा। 1905 में जार निकोलस द्वारा गठित रूस की संसद, यानी कि जो ड्यूमा थी वो रूस की संसद का नाम है और 1905 में जो इसको गठित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर प्रभाव, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 के अंदर शुरू हुआ था। इस युद्ध में रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे गए और इसके अंदर जो है रूस को बहुत ज्यादा हानि हुई। इसमें जो है रूस के 6 लाख के करीब जो है सैनिक मारे गए थे। जान माल की भारी क्षति हुई और इसके अंदर जो है मतलब जो पैसे का नुकसान है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हुआ था। सामूहिकीकरण,
यह प्रक्रिया 1929 में स्टालिन ने चलाई थी। तो ये जो है सामूहिकीकरण की प्रक्रिया जो है 1929 के अंदर स्टालिन के द्वारा चलाई गई थी। किसानों से जमीन छीनकर सामूहिक खेतों का निर्माण कर दिया गया। इस प्रक्रिया के अंदर जो है किसानों से उनकी जमीन ले ली गई और एक ग्रुप के अंदर जो है खेतों का निर्माण कर दिया, एक समूह के रूप में जो है खेतों का निर्माण कर दिया। रूस में क्रांति के वैश्विक प्रभाव यानी कि रूसी क्रांति के सांसारिक प्रभाव क्या हुए, वर्ल्ड के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। रूसी क्रांति के कारण विश्व में मजदूर और कामगार वर्ग के संगठनों ने जोर पकड़ा। यानी रूसी क्रांति के बाद वर्ल्ड के जो विश्व के अंदर जो है मजदूर और कामगार वर्ग के संगठनों यानी कि इनके बहुत ज्यादा संगठन बने। साम्राज्यवाद कमजोर हुआ। जो साम्राज्यवादी प्रक्रिया थी, एक देश द्वारा दूसरे देश को जीतने वाली प्रक्रिया थी, वो लगभग जो है कमजोर पड़ गई। अनेक देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई और वर्ल्ड के कई देशों के अंदर साम्यवादी सरकारें स्थापित हुई। ये तो थे आपके लेसन इंट्रोडक्शन के अंदर। अब जो आपके प्रश्न नंबर 1, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। यानी 1905 से पहले रूस की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हमने बताना है। 1905 से पहले रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालातों का वर्णन जो है इस प्रकार से है। सामाजिक व आर्थिक दशा। रूस में कृषक वर्ग की दशा दयनीय थी। यानी रूस के अंदर जो है कृषक वर्ग बहुत दुखी था। उसकी जोतें बहुत छोटी थी, उनके खेतों का आकार बहुत छोटा होता था और उन्हें विकसित करने के लिए उनके पास धन नहीं था। यानी अपने खेतों को ज्यादा विकसित करने के लिए, ताकि अच्छी फसलें पैदा हो सके, उनके पास धन नहीं था। रूस में भूमि के लिए किसानों में भारी भूख थी। यानी कि किसान चाहते थे उनके पास ज्यादा से ज्यादा जमीनें हों। रूस में औद्योगिकरण बहुत देर से आया। रूस के अंदर जो उद्योग धंधों की स्थापना बहुत ही लेट हुई, किंतु विदेशी पूंजी के उद्योगों में निवेश के कारण यहाँ उद्योगों का काफी तेजी से विकास हुआ। लेकिन विदेशों के अंदर जो है विदेशी लोगों के द्वारा, दूसरे देशों के द्वारा रूस के अंदर जो है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर उद्योग धंधे खोले गए, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है औद्योगिकरण तेज गति से हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। दूसरे देशों के द्वारा जो निवेश किया जाता था उनका मुख्य पर्पज ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना था। कारखानों के स्वामी चाहे विदेशी हो या रूसी मजदूरों का जमकर शोषण कर रहे थे। जो कारखानों के स्वामी थे, चाहे वे दूसरे देश के थे, यानी दूसरे देश के द्वारा वहां निवेश किया हुआ था, या रूस के ही नागरिक थे, वे जो है नागरिकों का, काम करने वालों का जमकर शोषण कर रहे थे, मजदूरों का जमकर शोषण कर रहे थे। मार्क्स के शब्दों में मजदूरों के पास सिवाय उनकी बेड़ियों के खाने के लिए कुछ नहीं था। यानी कि मजदूरों को जो वो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, सिर्फ उसके खाने के अलावा कोई भी चीज नहीं थी। मतलब इतना ज्यादा शोषण किया जाता था कि वे अपना पेट भी ठीक तरह से नहीं भर पाते थे। राजनीतिक दशा। रूस में जार का शासक था, यानी जार निकोलस द्वितीय का शासक था। जार बहुत ही निरंकुश था, निर्दयी था और देवी अधिकारों में विश्वास करने वाला था। यानी कि इसमें वो ये कहता था कि मुझे जो है इस धरती पर परमात्मा ने जो है राज करने के लिए भेजा है, और वह प्रत्येक कीमत पर अपनी निरंकुश सत्ता को बनाए रखना चाहता था। हर हालत के अंदर वो अपनी निरंकुश सत्ता को बनाए रखना चाहता था। उसे केवल उच्च वर्ग तथा उच्च पादरियों का ही समर्थन प्राप्त था। यानी आम जनता उसको समर्थन नहीं दे रही थी। केवल उच्च वर्ग के लोग, जो पादरी लोग हैं, अमीर वर्ग है, उन्हीं का जो उसे समर्थन था। जारों का अधिकारी वर्ग अयोग्य, भ्रष्ट तथा अकुशल था। यानी कि जो जार था और उसके जो कर्मचारी थे वे सारे के सारे अयोग्य थे। इन अधिकारियों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग से किया जाता था। इन कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर नहीं चुना जाता था, बल्कि जो अमीर वर्ग है, जो विशेषाधिकार वाले वर्ग है, उनसे जो है इन अधिकारियों का चयन किया जाता था। रूस के जार शासकों ने यूरोप व एशिया के अनेक राष्ट्रों को जीतकर अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ा ली थी। जो रूस के शासक हुए हैं वे साम्राज्यवादी इच्छाएं रखने वाले थे और आसपास के क्षेत्रों को जो उसने जीत के अपने साम्राज्य में मिला ली थी। इन युद्धों ने राजशाही कोष को खाली कर दिया था। तो इनके अंदर जो पैसा खर्च होता था, जिसकी वजह से जो है रूस का जो खजाना था वो खाली हो चुका था, जिससे देश की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति बिगड़ गई थी। और इस तरह से जो है रूस की आर्थिक हालात बहुत खराब हो गई थी, राजनीतिक स्थिति खराब हो गई थी।
क्वेश्चन नंबर 2, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले निम्नलिखित स्तरों पर भिन्न थी। सबसे पहला है, रूस की लगभग 85% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर आश्रित थी। यानी कि रूस के अंदर जो है अपनी आजीविका के लिए 85% लोग जो खेती बाड़ी पर डिपेंड थे। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर निर्भरता जनता का इतना प्रतिशत नहीं था। बाकी यूरोप के कोई भी देश है, चाहे इसमें इंग्लैंड है, चाहे इसमें फ्रांस है, यानी कि खेती पर इतनी ज्यादा जनसंख्या डिपेंड नहीं थी। रूस के उद्योगों में मजदूरों की दशा खराब थी और जो रूस है उसके उद्योग धंधों के अंदर मजदूरों की स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब थी। उन्हें 15-15 घंटे काम करना पड़ता था, उन्हें मजदूरों के रूप में 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। परंतु यूरोप के देशों के उद्योगों में मजदूरों की स्थिति ज्यादा खराब नहीं थी। लेकिन यूरोपीय देशों के जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, वहां पर जो मजदूरों की उद्योग धंधों के अंदर ज्यादा स्थिति खराब नहीं थी, उन्हें जो है 10-12 घंटे काम करना पड़ता था। रूसी किसान नवाबों और सामंतों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। जो रूस के किसान थे अपने नवाबों का, अपने सामंतों का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, सम्मान नहीं करते थे। वे चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए और उनकी इच्छा ये थी कि जो नवाब है उनकी जमीन को छीन के जो है किसानों को दे दी जाए। जबकि यूरोप के अन्य देशों के किसान अपने नवाबों तथा सामंतों का सम्मान करते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है दूसरे देशों के, यूरोप के दूसरे देशों के जो किसान थे अपने नवाबों का, अपने सामंतों का सम्मान करते थे। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे, यानी एक और अंदाज से अलग थे। वे रूस के किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। यानी कि किसान, रूस के किसान जो थे अपनी सारे के सारे किसान अपनी जमीन जो कम्यून को दे देते थे और फिर कम्यून ही जो है जितनी आवश्यकता होती थी किसानों की उसके हिसाब से जमीन को बांट देता था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? तो 1917 में जार के शासन के पतन के लिए जो है निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। सबसे पहला देखिए, रूस का शासक जार निकोलस एक निरंकुश शासक था, एक बड़ा ही तानाशाही शासक था। वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। उसका यह कहना था कि मतलब इस धरती के ऊपर राज करने के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है। उसने समाज के उच्च वर्ग को विशेषाधिकार प्रदान कर रखे थे, यानी कि अमीर वर्ग को विशेषाधिकार दे रखे थे, साधारण जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे और जनसाधारण को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। अतः रूस का जनसाधारण जार के विरुद्ध हो गया। इस तरह से जो आम जनता जो है जार के विरुद्ध हो गई। जार निकोलस द्वितीय पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के दबाव में था। जो शासक था उस टाइम पर जार निकोलस द्वितीय वो पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के दबाव में था और उसकी पत्नी एक ढोंगी साधु के दबाव में थी और उसकी पत्नी जो एक साधु के दबाव में थी, साधु की बात को मानती थी। इससे रूस की जनता बहुत दुखी थी और इस बात को लेकर रूस की जनता बहुत परेशान थी। जार निकोलस ने अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया। यानी रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय वो साम्राज्यवादी इच्छा रखने वाला था, दूसरे इलाकों पर अपना अधिकार जमाने वाला था। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है उसने क्या किया कि अपने देश को, रूस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया। इस युद्ध में रूस की जान माल की बहुत अधिक हानि हुई। इससे जो है रूस की बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर लोगों की जाने गई, पैसा बहुत मात्रा के अंदर खराब हुआ। देश आर्थिक और मानवीय रूप से खोखला होगा और देश जो है आर्थिक रूप से भी इसकी स्थिति खराब होगी, मानवीय रूप से भी वे खोखला होगा, यानी कि बहुत ज्यादा जनसंख्या का लॉस हुआ। अतः रूस की जनता और सेना जार के विरुद्ध हो गई। इस तरह से जो है रूस की जनता और सेना जो है जार के विरुद्ध हो गई। इसके अंदर जो है रूस के लगभग 6 लाख सैनिक मारे गए और बहुत ज्यादा पैसे जो इसमें खराब हुए। तो बच्चों आज आपको जो है चैप्टर 2 का हिस्ट्री में इसके जो है लेसन इंट्रोडक्शन समझा दिए हैं, 3% समझा दिए हैं। ये जो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं और कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।